हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो भी ट्रांसमिशन लाइन में जो भी लोड डायनेमिक्स होते हैं। डायनेमिक्स मतलब जो चेंज ऑफ लोड है या चेंज एब्रप्ट चेंज ऑफ लोड, आपको स्मॉल हो सकते हैं, स्मॉल चेंज हो सकते हैं या मीडियम चेंज हो सकते हैं, नहीं तो बहुत बल्क चेंज हो सकते हैं, लार्ज चेंज हो सकते हैं। वो जो भी चेंजेस है लोड का, उसका जो डिस्टेंस रिले कैसे दिखते हैं। आपका जो भी डिस्टेंस रिले है, आपको ट्रांसमिशन लाइन का स्टार्टिंग में है या आपको ट्रांसमिशन लाइन में एंड में जो भी आप डिस्टेंस रिले लगाया दोनों तरफ में, वो रिले कैसे दिखते हैं सारे लोड डायनेमिक्स से, इसके बारे में आज का वीडियो में विथ एग्जाम्पल्स का साथ हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। इससे आपको डिस्टेंस रिले का व्यू और डिस्टेंस रिले का तरफ से इसका नज़र आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको डिस्टेंस रिले कैसे बिहेव करेगा, कैसे देख रहे हैं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले मैं एक सिंपल रेडियल सिस्टम में ले रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। एक रेडियल सिस्टम ले रहा हूँ, इसका ये रेटिंग है इसका। ठीक है। अगर उसी को ही मैं सिंगल लाइन डायग्राम में अगर ड्रा करेगा तो रेडियल सिस्टम मतलब क्या है, आपको सिंगल सोर्स है, आपको पावर प्लांट में जो सिंगल सोर्स है, मतलब ये बेसिकली आपका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम है। आपको ये सिंपल ऐसे ही है, रेडियल सिस्टम है। इसमें आपको एक तरफ आपका पावर प्लांट में आपका सोर्स है, दूसरा तरफ आपका लोड का साइड आपका लोड है, बीच में जो भी आपका केबल से या ट्रांसमिशन लाइन जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो बीच में है। राइट। सो नॉर्मल आपका सिस्टम है। इसमें आपका जो भी पावर प्लांट का तरफ आपको इंटरनल वोल्टेज E1 है और इसका जो सोर्स वोल्टेज आपको ये है, सोर्स का इम्पीडेंस है। इसको मैं सिंपल एक वेरी सिंपल सिस्टम है। इसमें अब मैं सिंगल आपको जनरेशन सिस्टम दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसका वोल्टेज रेटिंग, MVA रेटिंग और इसका पावर फैक्टर दिया था X/R, और इसका फॉल्ट लेवल के हिसाब से ये आपको, और इसका जो लाइन इम्पीडेंस भी आपको पर किलोमीटर का कितना है वो दे दिया था, लाइन लेंथ भी दे दिया था। सो इससे आपको ये लाइन का इम्पीडेंस भी आ गया, ये पैरामीटर से आपका सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस आ गया, इससे आपका सोर्स का वोल्टेज आ गया, आपका लोड का इम्पीडेंस भी आपको है। ठीक है। इस कंडीशन पे हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स कैसे इम्पीडेंस रिले जो आपको दिखते हैं। ठीक है। इसको देखने के लिए पहले एक केस हम देख लेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन पे। आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब क्या है, हम लोग जैसे पहले डिस्कस किया था, ये हर एक सिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करना है तो स्टेडी स्टेट मतलब आपका जो भी चेंजेस ऑफ लोड है, इसकी वजह से जो भी आपका वोल्टेज है विद इन लिमिट्स में, +/- 5% का वोल्टेज लिमिट है, और फ्रीक्वेंसी भी विद इन लिमिट में, +/- 5% का फ्रीक्वेंसी लिमिट है, और इसका लोड का पावर फैक्टर भी विद इन लिमिट है, सो दैट आपको पावर का भी बैलेंस हो सकते हैं, रिएक्टिव पावर का भी बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये सब है आपको, मतलब जो भी इसका ओवरलोड फैक्टर है विद इन में। ओवरलोड फैक्टर मतलब स्टेडी स्टेट मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपका हर चीज़ विद इन लिमिट में, जो इसका ओवरलोड कैपेसिटी है वहाँ तक, इवन आपका ट्रांसमिशन लाइन का या आपका लोड का तरफ से, आपका जनरेटर का तरफ से, हर चीज़ विद इन लिमिट्स में है आपको। ठीक है। विद इन लिमिट्स में ये अगर आपको चेंज होगा या नहीं है तो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, उसमें हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है। अगर आप स्टेडी स्टेट में छोटा सा भी चेंज होता है उसको भी आप स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई ट्रांसिएंट बिहेवियर आप ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है। उस केस में हम लोग इसको अगर मैं देखेगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए आप, अगर मैं इसी में ही है, ठीक है, इसी में अगर मैं इसका सोर्स लोड का तरफ में वोल्टेज मेरे को पता है 180 ∠0 है लोड का तरफ। ठीक है। यहाँ मेरे को स्टेडी स्टेट में इतना ही मिलेगा। राइट। अगर ये दोनों का डिवाइड करेगा तो वोल्टेज पे लोड इम्पीडेंस से आपको करंट आ गया, उस करंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। राइट। और इसके बाद इसका वोल्टेज ड्रॉप जैसे ही आ गया तो इस वोल्टेज से इससे माइनस करेगा तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा आपका इस बस का वोल्टेज, और उसी करंट से आप इंटरनल इम्पीडेंस को आप मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ का भी आपको वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, और इस वोल्टेज से इसको माइनस करेगा तो आपको इस साइड का आपको क्या आ गया फ्रेंड्स, आपका वोल्टेज का वेक्टर फेज आ गया। राइट। सो ये क्लियर है फ्रेंड्स, आपको ये ऐसे आपको दिख गया। अभी इसको आप अगर इम्पीडेंस प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा तो इम्पीडेंस मतलब आपको RX प्लेन है। राइट। इसका जो एक्स एक्सिस से रेसिस्टेंस का दिखाते हैं, वाई एक्सिस से इम्पीडेंस का दिखा मतलब रिएक्टेंस का दिखाते हैं। ठीक है। अभी मेरा ट्रांसमिशन लाइन का क्या दिख रहा है, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है आपको 0.026 है, ट्रांसमिशन लाइन का 0.026 का रिएक्टेंस है एट एन एंगल 75 डिग्री से। ठीक है। यहाँ से 75 डिग्रीज में आपको ओनली 0.026 है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड।
लेकिन मेरा लोड का अगर देखेगा तो लोड का कितना है 1.0, मतलब यहाँ से कंपेयर करेगा तो ये ओनली 0.026 है, लेकिन लोड का मेरा 1.06 है, मतलब यहाँ से बहुत दूर है। और इसका एंगल कितना है 25.84 है, ओनली 25.84 है। ठीक है, इसीलिए मैं जनरली हर बार पहले दिखाता था क्या फ्रेंड्स, आपका ट्रांसमिशन लाइन हमेशा टू वर्ड्स आपका रिएक्टेंस का तरफ रहता है, क्योंकि इसका एक्स बाई आर रेशियो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें मेजर कंपोनेंट आपका रिएक्टेंस ही रहते हैं, इसी वजह से टू वर्ड्स आपको रिएक्टेंस का तरफ ही रहते हैं। प्रैक्टिकली आपको ये भी आपको एग्जाम्पल में ये दिख रहा है, आप ये टू वर्ड्स रिएक्टेंस लाइन में है, और आपका लोड है आपको हमेशा टू वर्ड्स आपका यूनिटी पावर फैक्टर का आसपास ही रहते हैं, राइट, अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन होते हैं। तो इसीलिए टू वर्ड्स रेजिस्टेंस लाइन में दिखते हैं, और इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत दूर में रहेगा, क्योंकि आप देखिएगा तो इसका ओनली 0.026 है, लेकिन इसका 1.0 है। ठीक है फ्रेंड, मतलब इसका ओनली 2.6% ही इसका इम्पिडेंस है। अगर मैं इसका इम्पिडेंस का अगर मैं कोई भी आप रॉड भी करेगा तो ओनली इतना ही जोन होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इतना ही होगा। सो अगर इसका मैं स्टेडी स्टेट कंडीशन में देखेगा तो ये है, राइट, यहाँ मेरा प्लॉट हो जा रहा है, राइट, टू 1.0 ये इसका लेंथ है, और आपको 25.84 डिग्रीज में 1.0 का लेंथ में आप ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका लोड है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोला स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये कहाँ तक चेंज हो सकते हैं, इसका में चेंज हो सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा आपको ये इसका करंट है 1.0, इसका करंट है आपको ओवरलोड फैक्टर अगर 0.7 है, फिर आपका ये करंट है आपको हाइयर करंट कहाँ तक जा सकते हैं 1.2, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं 1.2 तक। और लोअर में इसका करंट कहाँ तक जा सकते हैं, लोअर में भी मतलब आपको जैसे बताया था 0.7 ओवरलोड फैक्टर है, सो आपको यहाँ से इतना तक जा सकते हैं, और लोअर में भी यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक, सो इसमें में ये आपको यहाँ तक मिल गया, राइट, यहाँ से यहाँ तक हो सकते हैं। अभी आपका ये रीजन किस में डिपेंड करते हैं, आपको पावर फैक्टर का ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका लोड का पावर फैक्टर है, आपको लैगिंग भी हो सकते हैं, लीडिंग भी हो सकते हैं। अगर लैगिंग है तो ये रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर रहेगा, लीडिंग है तो आपको रेजिस्टेंस लाइन का नीचे रहेगा, क्योंकि लीडिंग में आपको रिएक्टेंस नेगेटिव रहेगा, राइट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। सो ये आपको वेरिएशन कितना है लोड का, ये पावर फैक्टर आपका सिस्टम का किसका ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका लोड का ऊपर डिपेंड करते हैं। सो लोड में कितना पावर फैक्टर वेरिएशन है, अगर आप देखेगा तो इसमें दिया था +or-0.8 है वर्स्ट केस में, मतलब +0.8 मतलब 0.8 का लैगिंग तक। अभी ये कितना पे चल रहा था, ये अराउंड 0.9 पे चल रहा है अराउंड। ठीक है, ये 0.8 तक मतलब अराउंड यहाँ तक जाएगा, 36 डिग्रीज तक जाएगा प्लस में, और नेगेटिव में भी आपको अराउंड -36 तक जाएगा। ठीक है, सो मेरा लाइन क्या हो गया, अभी ये रेंज है मेरा। ठीक है, लेकिन लोड का रेंज है आपको ओनली यहाँ है, क्योंकि यहाँ वर्स्ट केस दे दिया आपको, पावर ओवरलोड फैक्टर 0.7 डालेगा तो आपको जनरली आपको हाइयर साइड में 1.2 पे 0.85 है, अगर आप इम्पिडेंस डालेगा तो आपको यहाँ तक आ सकते हैं, राइट। और दूसरा साइड में आपको मतलब आपको ये रेंज में आपको ये मूव करेगा, और पावर फैक्टर रेंज में ये मूव करेगा। सो इसमें कोई भी पावर फैक्टर में ये आपको जैसे मैं बताया था फ्रेंड 25.84 मतलब अराउंड आपको 0.9 पावर फैक्टर 0.85 पावर फैक्टर आता होगा ये। तो इस पावर फैक्टर में ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, अगर ये 0.8 लैग है तो तब भी आपको यहाँ से यहाँ मूव करेगा, राइट। आपको यूनिटी पावर फैक्टर है तो तब भी आप यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ऐसे आपको 0.8 लीड है तो भी यहाँ से यहाँ मूव करेगा। सो मेरा ये क्या हो गया, आपको ये जो शेडेड एरिया है ये बेसिकली आपका लोड का चेंज हो गया, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं लोड एरिया बोलते हैं, राइट। सो लोड एरिया हो गया। ठीक है, सो नॉर्मली अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जो भी आपका लोड चेंजेस होते हैं, जनरली स्टेडी स्टेट मतलब आपको लोड हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, हमारा सिस्टम में तो थोड़ा मोटा तो लोड तो चेंज होता ही है, राइट। वो वेरिएशन आपको इसी में ही रह रहे हैं, जो आपको एक्सेप्टेबल वेरिएशन है वो आपको इतना ही है। सो इसीलिए जो एक्सेप्टेबल वेरिएशन को अगर आप कंसिडर करेगा तो ऐसा आपको एक एरिया आएगा, उसको हम बोलते हैं लोड एरिया बोलते हैं। ठीक है, लोड एरिया है। ठीक है, सो ये आपको लॉकस ऑफ लोड एरिया है, ये पूरा लोड एरिया है। ठीक है, अभी आपको कभी भी आपको सिस्टम में फॉल्ट होता है तो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फॉल्ट हो गया, यहाँ फॉल्ट हो गया है तो मेरा क्या हो गया, इसमें जो लोड में जो भी करंट जा रहा है वो कट गया। अभी लोड क्या हो गया, बाईपास हो गया लोड। अभी लोड में जाएगा ही नहीं करंट, आपको यहाँ जाएगा, मतलब आपका जो रिएक्टेंस जितना है 0.026 से इसका एग्जैक्ट आधा में अगर फॉल्ट हो गया, फिर आपको 0.013 पे आपको यहाँ आ जाएगी, यहाँ से लॉकस से आपको यहाँ आ जाएगा 0.013 में।
ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए मेरा नॉर्मल केस में अगर इन केस लोड जीरो भी है, आपको अगर ओनली ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्ट करना है, तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ जो भी फॉल्ट को अगर आप डिटेक्ट करना है तो जो इसका मैक्सिमम इम्पिडेंस आपको क्या आएगा, यहाँ से आपको रिले दिखेगा तो इतना ही इम्पिडेंस दिखेगा 0.026, राइट। अगर इससे ऊपर अगर कोई भी इम्पिडेंस दिख रहा है मतलब ये आउट ऑफ जोन फॉल्ट है, इससे दूर ही है फॉल्ट, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर कोई भी फॉल्ट होते हैं, यहाँ है यहाँ है यहाँ कहीं पे भी होता है तो 0.026 या इससे कम ही होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ से अगर एक सर्किल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, सर्किल इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि जो फॉल्ट है आपको हमेशा सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं हो सकते, वो रेसिस्टेंस फॉल्ट हो सकते हैं, रिएक्टेंस फॉल्ट हो सकते हैं, कुछ भी फॉल्ट हो सकते हैं। इसीलिए आपको रेसिस्टेंस कॉम्पोनेंट जैसे बढ़ते हैं तो आप इस साइड मूव हो सकते हैं। जैसे मेरा ओनली प्योरली रिएक्ट सॉलिडली ग्राउंडेड है तो आपको आधा का फॉल्ट में आपको एग्जैक्ट यहाँ मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस फॉल्ट है तो आपको यहाँ 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 जितना रेजिस्टेंस फॉल्ट है तो उतना आगे मूव करेगा, ठीक है फ्रेंड। सो इसीलिए मैं एक सर्किल अगर इसमें ऐसे ड्रॉ करूँगा, इसका रेडियस है आपको जेड एल का रेडियस से अगर एक सर्किल ड्रॉ करेगा तो उसके अंदर एरिया किसी में भी आपको अगर इम्पिडेंस इस रिले देख रहे हैं, इसका मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन का अंदर फॉल्ट है, राइट फ्रेंड। सो यही आपका इम्पिडेंस रिले का कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग पहले बताया था, लेकिन ये प्रैक्टिकली दिखाया, राइट। सो यही चीज़ है। इसमें आप देखेगा तो नॉर्मली क्या होता है, ये सिंपल रेडियल लाइन है। रेडियल लाइन है तो इसमें रेडियल लाइन में आपको जो नॉर्मल पावर फ्लो, इसको एस्टिमेट करना बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है। इवन आपका जो मैक्सिमम पावर फ्लो जो भी जाएगा उसको भी आपको एस्टिमेट करना बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। और इसका जो भी इम्पिडेंस का लोड इम्पिडेंस का लॉकस है वो भी कन्फाइंड है, ओनली लोड एरिया के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन जो भी आपका आपको पता है, वोल्टेज का क्या वेरिएशन है आपको पता है, करंट का क्या वेरिएशन है आपको, ओवरलोड फैक्टर कितना से कितना तक चेंज होगा आपको पता है, आपका पावर फैक्टर का वेरिएशन कितना से कितना तक होगा वो भी आपको पता है। वो तीनों का अगर कंसिडर करेगा तो आपको एक लोड एरिया आ जाएगा, मतलब लोड एरिया का लॉकस आ गया, ये इसी को हम लोग लोड एरिया बोलते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो भी ऑसिलेशन है करंट और वोल्टेज का, ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा लोड चेंजेस में, ठीक है फ्रेंड। सो आपको सिंपल रेडियल लाइन है। अगर मैंने जैसे ही इसका सिंपल रेडियल लाइन में मैं एक ग्रिड का सोर्स इंजेक्ट कर दिया, राइट, तब क्या होगा मेरा, तब मेरा सोर्स हो गया दो। ये आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम समझेगा तो इसमें आपको ग्रिड लगा दिया, राइट। ये ग्रिड को कैसे लगा दिया, ग्रिड का ये इम्पीडेंस है और इसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का थ्रू आपका सिस्टम का साथ जोड़ लिया आपने, ठीक है। अभी आपका इम्पीडेंस रिले, एक इम्पीडेंस रिले यहाँ है, एक इम्पीडेंस रिले यहाँ है, राइट। आइडियली आपका सिस्टम में तो यही होते हैं, ठीक है। मैं अभी समझ रहा हूँ इस लाइन का लेंथ 250 किलोमीटर, इसके हिसाब से मैं इसको सिंगल लाइन डायग्राम में इसको प्लॉट कर दिया तो क्या होगा अभी हम देख लेंगे, राइट। नॉर्मली क्या होता है इंडस्ट्री सिस्टम में, जो ट्रांसमिशन लाइन का स्टार्टिंग में एक इम्पीडेंस रिले यहाँ रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपको दो, इसका वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से आपको मेन वन मेन टू रह सकते हैं, या स्मॉल रेटिंग है 220 के वी इसका नीचे है तो आपको सिंगल रिले स्कीम रह सकते हैं। ऐसा आपको यहाँ भी एक डिस्टेंस रिले होगा, ये आपको इंडस्ट्री का अंदर होगा, ठीक है। ये कैरियर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का थ्रू आपको कैरियर एडेड प्रोटेक्शन का थ्रू आप इसको फुल फ्लेजेड प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, राइट फ्रेंड। सो इसमें अभी हम लोग देख लेंगे क्या होगा। सबसे पहले इसको भी हम लोग इम्पिडेंस प्लेन में अगर इसको रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा अभी हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी इसी में ही मैं क्या करूँगा, मेरा करंट है, अगर मेरा करंट है जीरो में समझ रहा हूँ, ठीक है, जीरो मतलब आपका कैलकुलेशन में आपको जीरो करंट है यहाँ, ठीक है। करंट वन एट एन एंगल जीरो, जीरो यूनिटी मतलब आपको जीरो पे ही जा रहे हैं आपको, ठीक है। करंट को रेफरेंस जैसे मैं यहाँ मान गया था, तो करंट अगर जीरो है तो उस करंट से आप मल्टीप्लाई करके इस वोल्टेज ड्रॉप है, इसको आपको ऑलरेडी पता है, सो ये माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो ये वोल्टेज आ गया इस बस का, फिर इस करंट इंटू इसका इम्पीडेंस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आ गया, फिर इसको माइनस ये वोल्टेज करेगा तो ये वोल्टेज आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको ये वोल्टेज ड्रॉप भी पता है और दूसरा सोर्स का वोल्टेज आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, राइट। आपको एक सोर्स का वोल्टेज भी आपको पता है तो दूसरा का पता चल ही जाएगा आपको,
राइट फ्रेंड। सो अभी इसमें आप देखेगा तो इसमें नॉर्मली क्या होता है हमारा, आपका रिले कहाँ है, यहाँ है, राइट। इस अगर मेरा रिले यहाँ है, इसकी नज़र से अगर हम मैं देखूंगा तो अभी क्या होगा मेरा रिले का, आप यहाँ का देख लीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को ही देख रहे हैं। आप इसको भी अगर देखेगा तो सेम चीज़ है। मैं वोल्टेज ड्रॉप में अगर बात करूँगा तो अगर आप देख लीजिए, वोल्टेज ड्रॉप में मैं बात करूँगा, वोल्टेज ड्रॉप में बात करूँगा तो मेरा आई एल है, ठीक है, ये रेफरेंस मान गया मैंने, ठीक है। 189 एंगल 0 पे आई एल है, 189 एंगल है, ठीक है। अभी जो भी वोल्टेज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा आई एल इंटू जेड एल है, वो कितना है 85 डिग्री से एंगल में, आई एल से 85 डिग्री से एंगल में आई एल इंटू जेड एल है, राइट। आपको जितना भी मैग्नीट्यूड आ गया 0.547, ठीक है, ये आ गया आपको, राइट। इसके ऊपर आपको ए मैग्नीट्यूड है 0.2 है, 0.2 88 डिग्री पे, इसका 80 ये 85 है तो ये 88, इसीलिए आपको इन फेज में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, राइट। ये 85 डिग्री है, राइट। और ये रिले ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसका पीछे की तरफ मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको 88 डिग्री में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरफ से करंट का, ठीक है। क्योंकि इस तरफ ये रिले यहाँ है तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव तरफ, करंट डायरेक्शन यहाँ है, लेकिन करंट करंट क्या कर रहा है आपको ऐसे रीड कर रहा है, ठीक है। सो रिले आपको ऑब्वियसली करंट आपको नेगेटिव की तरफ देखना पड़ेगा, इसीलिए एंगल भी इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ से 88 डिग्री में। क्योंकि रिले का पोजीशन ये है, रिले फॉरवर्ड में इस तरफ देखेगा, रिवर्स में इस तरफ देखेगा, ठीक है। अगर रिले इस तरफ देख रहे हैं मतलब आपको क्या है, करंट डायरेक्शन के ऑपोजिट गया मैं, इसीलिए मैं इस तरफ से रेफरेंस लूँगा, इससे मैं 88 डिग्री है, ठीक है, 88 डिग्री 0.2 है। सो ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया फ्रेंड। तो हम लोग ऑलरेडी बताए हैं इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट से अगर मैं 90 डिग्रीज में अगर लाइन ड्रॉ करूँगा और इसमें मेरा डेल्टा पता है, अभी मेरे को डेल्टा क्या होते हैं, इसका एंगल माइनस इसका एंगल, ठीक है, ये दोनों का एंगुलर डिफरेंस है, वही आपका डेल्टा है दोनों सोर्स का। सो 20.64 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस से 35.5 है। अभी मेरा डेल्टा कितना है 56.19 डिग्री है, राइट। सो मेरा ट्रांसमिशन लाइन में जो भी ये पॉइंट है मेरा, जैसे 90 डिग्रीज में जो मैं लाइन ड्रॉ किया था, मतलब इसका 90 डिग्रीज में अगर मैं लाइन ड्रॉ करेगा तो इसमें 56.19 का आधा, ठीक है, कितना आगा जो भी है उससे आप एक एंगल अगर आप ड्रॉ करेगा तो जिस पॉइंट पे मिलेगा वही आपका अभी ऑपरेटिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, इस पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी का डेल्टा ये है, अगर उस पॉइंट को जहाँ टच कर रहे हैं आपको, इससे आप ये वेक्टर लाइन ड्रॉ करेगा तो ये आपका E2 है ऊपर का तरफ, ठीक है। अगर आप इस तरफ ड्रॉ करेगा तो आपको E1 है। क्योंकि आपका ये एंगल कितना है, आपको डेल्टा का एंगल है, आपको मिडिल पॉइंट से यहाँ से आपको आधा वोल्टेज आधा का डेल्टा में आप ड्रॉ किया, राइट। अगर आप दोनों तरफ में ड्रॉ करेगा तो डेल्टा बाई टू आपको पूरा डेल्टा हो गया, ये एंगल आपको 56.19 है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा डेल्टा है, राइट। सो अभी मैं बीच वाला, जैसे यहाँ से मैं इस पॉइंट तक ड्रॉ करूँगा तो ये वोल्टेज होगा आपका V2 है। अगर टू वर्ड्स इस तरफ में अगर आप ड्रॉ करूँगा तो ये वोल्टेज होगा V1, ठीक है फ्रेंड्स, V1 है, ठीक है। ये इवन आप इनफैक्ट आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं डेल्टा में बताया था, इवन नॉर्मल वोल्टेज वेक्टर से भी आप ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करना है, इसको ऐसे ये वोल्टेज ड्रॉप जैसे ड्रॉ कर दिया आपने, इसके बाद मैं V1 ड्रॉ करूँगा। V1 क्या है, 189 एंगल 0 है, 10 डिग्री है। सो 10 डिग्रीज के एंगल में 1.0 का एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अगर आप इसका नेक्स्ट V2 आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, V2 आप ड्रॉ करेगा तो V2 क्या होगा आपका, यहाँ आप देखेगा तो V2 क्या होगा आपका V1 है, V1 है, V1 का जो वोल्टेज है प्लस आपको ये है, राइट। सो V1 है और ये रिजल्टेंट वोल्टेज आपका V2 है, राइट। सो V2 आ गया, राइट, ये आपका V2 हो गया, राइट। V1 और ये वोल्टेज, ये दोनों का वेक्टर सम में आपको V2 है, राइट। अभी V2 प्लस आपको ये ड्रॉप है, आपको E2 हो गया। सो V2 प्लस ये ड्रॉप है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपको E2 हो गया, राइट। ये सबको आप ऐसे ड्रॉ करेगा तो इसको ये कॉमन पॉइंट पे मिलेगा आपको, राइट, कॉमन पॉइंट पे आपको मिलेगा। ऐसा आपको V1 है, जो V1 है, ठीक है, और इसके बाद ये वेक्टर आप ऐड करेगा तो E1 आएगा, राइट फ्रेंड। और आपको ये E1 जो E1 और E2 के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस अगर आप मेजर करेगा तो ये एग्जैक्टली आपको इतना आएगा 55.19, ये दोनों का वेक्टर आपको डेल्टा का डिफरेंस है,
ठीक है फ्रेंड। सो ये आपको, अगर मैं सिंपली इसको मैं करंट को रेफरेंस है, करंट को रेफरेंस देके इसका वेक्टर ड्रॉप्स और इसका वेक्टर में ऐसे आप फेजर डायग्राम जैसे इसका ड्रॉ करेगा तो आपको ऐसे आ गया। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें जो भी मेरा करंट है वो कांस्टेंट है हर जगह, क्योंकि सब सीरीज बात है। करंट 180 एंगल जीरो है, सेम है। 180 एंगल जीरो मतलब सिंपल वन ही है। ठीक है, इसको मैं हर एक वेक्टर में, ये सब वोल्टेज है राइट, ये हर एक वेक्टर में अगर मैं करंट से 180 एंगल जीरो डिवाइड करेगा तो क्या होगा, आपका इम्पीडेंस आ जाएगा, वी बाई आई ए इम्पीडेंस आएगा राइट। सो आई एल आपको कैंसिल आउट हो गया, सो जेड एस टू आ जाएगा, इसी का इसी में। ऐसे इसमें भी आई एल कैंसिल आउट हो गया तो आपको जेड एल आ गया, इसमें भी आपका आई एल कैंसिल हो गया तो ये जेड एस वन आ गया राइट। इसमें आपको ई वन बाई आई एल, ई वन बाई आई एल है राइट, ई वन बाई आई एल है, आपको क्या आ गया, जो ई वन है डिवाइडेड बाई आई एल आ गए हैं राइट। ये आपको रेसिस्टेंस है, आपको जेड आर क्या आ गया, वी टू बाई आई एल है। वी टू बाई आई एल आपको क्या आ गया, आपको जो लोड का तरफ जो दिख रहा है वो है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आपको, ऐसा आप हर चीज़ के जो वी वन बाई आई एल है, ये आपको वी टू बाई आई एल हो गया, ये आपको ई टू बाई आई एल हो गया। ठीक है, सो यही आपका, ये आपका वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल आपका जो फेजर डायग्राम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, उसी फेजर डायग्राम को आप बाई करंट के डिवाइड करेगा तो आपको इम्पीडेंस प्लेन में ये आ ही गए राइट। सो जो हमारा रिले जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको यही देख रहे हैं इनडायरेक्टली, यही है। अगर आप देखें तो उसी वोल्टेज को बाई करंट करने से आपको ये आ गया राइट फ्रेंड। सो ये है। अभी हम लोग ये देख लेंगे, ये तो हम लोग इस रिले का पॉइंट ऑफ व्यू में देखा राइट। अभी मैं इस रिले का पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे लगेगा वो भी देखेंगे राइट। तो जैसे मैं इस रिले का पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, आपको ऐसे दिख रहे हैं राइट। इस रिले का पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे मैं आई एल को अगर मैं रेफरेंस जैसे ले लिया, ठीक है, इसमें मैं जैसे पहले बताया फ्रेंड, सेम है। आई एल जेड एस वन है, पॉइंट टू 88 डिग्रीज में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या कर दिया था, जेड मतलब 85 डिग्रीज में ये ड्रॉ कर दिया था। इसके ऊपर में क्या कर दिया, जेड एस टू ये 88 डिग्री में ड्रॉ किया इसके ऊपर। ठीक है, और इसके नीचे आप 88 डिग्री में इस तरफ में ये ड्रॉ कर दिया राइट फ्रेंड्स, ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में नॉर्मली भी अगर मैं ड्रॉ करूँ, मतलब कोई भी तरफ से आप ड्रॉ कर दीजिए, जैसे पहले भी मैं बताया था फ्रेंड। आप इनफैक्ट अगर ये भी मत ड्रॉ करो, आप सिर्फ, आपको करंट पता है, आपको वोल्टेज का एक एक फेजर ड्रॉ करो, ठीक है, उससे आपको एक एक ड्रॉप आपको आ जाएगा राइट। या नहीं है तो ये वोल्टेज का और ड्रॉप को ऐड करो, आपको अब दूसरा वोल्टेज आ जाएगा। दोनों किसी से भी आप स्टार्ट कर दो, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, सो ऐसे में इसको ड्रॉ करेगा तो सो यही चीज़ है राइट। इसी को ही मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला राइट फ्रेंड। सो ये इस रिले जो देख रहे हैं आपको वोल्टेज है सब आपको, अगर इस रिले का रेफरेंस में जो भी है वोल्टेज का फेजर्स देख रहे हैं, वो आपको ऐसे दिखेगा राइट फ्रेंड। ये ई वन है, ये ई वन है, प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप है आपको वी वन हो गया, वी वन प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप है आपको वी टू हो गया, और वी टू है प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप है आपको ई टू हो गया। और ई वन ई टू के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है वो डेल्टा हो गया। ठीक है फ्रेंड, सो ये है। अभी इस रिले क्या देखेगा, इस रिले में भी आप देख लीजिए, सेम ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए। करंट रेफरेंस वेक्टर में, करंट का रेफरेंस वेक्टर है, इसी में अगर आप ड्रॉ करेगा तो ये आपको क्या होगा, आप देख लीजिए, सेम चीज़, सेम चीज़ है अगेन। ठीक है, लेकिन आपको इस रिले का पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है, आपको ये देख लीजिए, सब जैसे इसका ऑपोजिट वे में ये देख रहे हैं। क्यों, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसकी तरफ आप देखेगा तो इसी प्लेन में आपको इसकी तरफ जाइए। ठीक है, ये रिले जो देख रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ें ये दोनों के बीच में सेम। आपको इसका 90 डिग्रीज में अगर ड्रॉ करेगा, डेल्टा बाई टू डालेगा तो जो वेक्टर आएगा, इससे इसमें आपको वोल्टेज ड्रॉप ऐड करेगा तो वी वन आ जाएगा, फिर वी टू आ जाएगा। सेम चीज़ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या नहीं तो सेम है, आपका वोल्टेज का वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है। इसका जो रेफरेंस है, इसका जो भी रेफरेंस है आई एल है, उससे आप ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल है। आई एल आपको ये पता है, आई एल का रेफरेंस से मेरा ये आई एल रेफरेंस है राइट। आई एल का रेफरेंस में सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा, वी टू ड्रॉ कर दीजिए। वी टू क्या होगा, -21.16 है नीचे की तरफ राइट, -21.61 डिग्रीज में 1.01 का वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपको वी टू हो गया।
ऐसे V1 क्या हो गया, 1 एट एन एंगल 10 डिग्री से, 10 डिग्रीज में 1 एट एन एंगल 10 डिग्री से। अगर ये दोनों के बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करेगा तो ये आपको वोल्टेज ड्रॉप है, राइट। V1 और V2 का जो डिफरेंस है वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है फ्रेंड्स, आई एल जेड एल जो ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। और सेम है आपको, अगर आप E2 ड्रॉ करना है, E2 को नेगेटिव में आपको -35.5 डिग्रीज में आए, 1.09 को आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया। और ये दोनों को अगर आप जोड़ेगा तो V2 और E2, आपको जो डिफरेंस आएगा आपको इसका सोर्स का इम्पिडेंस का वोल्टेज ड्रॉप आ गया, राइट। सो ऐसे आपको यहाँ भी आप ड्रॉ कर दीजिए, इवन पॉजिटिव तरफ में 1.06 से 20.64 एंगल पे, ठीक है। अगर ये दोनों का डिफरेंस देखेगा तो आपको इस सोर्स का इम्पिडेंस का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। सो सेम चीज़ है, वही चीज़ है, राइट। सो अभी तक ये हमको क्लियर हो गया। आपको ट्रांसमिशन लाइन में आपको सिंगल रेडियल ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस एरिया कैसे देखते हैं, इम्पीडेंस एरिया कुछ नहीं देखते। आपको ट्रांसमिशन लाइन में ओवरऑल व्यू में आपको हर जगह वोल्टेज ड्रॉप्स कैसे ये, और इसको ये क्लब व्यू में इसकी यहाँ से जो बंदा दिखेगा इसको कैसे दिखते हैं आपको वोल्टेज ड्रॉप, सब आगे की तरफ कैसे दिखेगा, पीछे की तरफ जैसे दिखेगा। अगर आप ग्रिड के साथ कनेक्ट करेगा तो आपको यहाँ का रिले कैसे दिखेगा, यहाँ का रिले कैसे दिखेगा, वो हम अभी क्लियर हो गए, राइट। अभी हम लोग ये देखेंगे आपको अगर लोड चेंज होते हैं, लोड चेंज होते हैं, अनस्टेबल स्विंग में क्या होते हैं, अनस्टेबल स्विंग में क्या होते हैं, वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं सिंगल लाइन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो ये मेरा सिंगल लाइन डायग्राम है, राइट। ये आपको E1 एट एन एंगल डेल्टा वन है, ठीक है, E1 एट एन एंगल डेल्टा वन, ये आपको E2 एट एन एंगल डेल्टा वन, ये सोर्स इम्पिडेंस और बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। ZS1 सोर्स और ZS2 इसका है, और ZL है ट्रांसमिशन लाइन है। ये आपका पावर ट्रांसफर है, यहाँ से यहाँ जो पावर ट्रांसफर हो रहे हैं वो है, वो पावर ट्रांसफर कितना है आपका, E1 इंटू E2 डिवाइडेड बाई टोटल इसका जो रिएक्टेंस है और इम्पिडेंस है, ZS1 प्लस ZL प्लस ZS2 इसका जो रिएक्टेंस है, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ये दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है फ्रेंड्स, डेल्टा है, राइट। अगर इसी को ही मैं प्लॉट करूँ तो इसका प्लॉट करेगा तो मेरा पावर स्विंग इक्वेशन कैसे होगा, पावर स्विंग का कर्व आपको ऐसे होगा जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया, राइट। सो अभी इनिशियली मैं ये समझ रहा हूँ, इनिशियली मेरा पावर है P1 है, P1 में मेरा एंगल है डेल्टा वन है, ठीक है, P1 में मेरा एंगल है डेल्टा वन है, राइट। डेल्टा वन ट्रांसफर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लोड आपको चेंज हो गया, लोड इंक्रीज हुआ P1, ठीक है, P1 में मेरा क्या होगा, जैसे मैं पहले ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप में ड्रॉ करो या नहीं तो डायरेक्ट इम्पीडेंस में ड्रॉ करो, वही है ZL है, जो एंगुलर डिफरेंस में आपको ये ZL ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर ये ZS2 है, इसके नीचे की तरफ ZS1, ठीक है, ZS1 है। अभी मैं इसको वेक्टर में का हिसाब से ड्रॉ करूँ या जो भी है, या नहीं तो इसका 90 डिग्रीज में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो एंगुलर डिफरेंस होगा आपका डेल्टा है, डेल्टा इसका आधा एंगल से आप यहाँ से जो लाइन आएगा उसको जोड़ लीजिए, जो एंगल आएगा वो इंटू टू कर दिए, आपको डेल्टा है, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा आपका जो इम्पिडेंस, जो भी रिले यहाँ का जो रिले जो देखेगा इम्पिडेंस का पॉइंट होगा वो वही है, क्लियर है, उस पर्टिकुलर लोड में बेसिकली लोड में जो इम्पिडेंस रिले देखेगा आपको ये पॉइंट देखेगा रिले, ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी का केस में क्या हुआ, इनिशियली मेरा यहाँ चल रहा है डेल्टा वन पे मेरा P1 का पावर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ, सडनली मेरा लोड इस तरफ चेंज हो गया, मेरा लोड बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तब मेरा क्या होगा, लोड बढ़ गया तो मेरा क्या होगा, डेल्टा टू बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मैकेनिकल इनपुट भी बढ़ेगा, जो लोड चेंज हो रहा है तो मैकेनिकल इनपुट भी बढ़ेगा, सो डेल्टा टू भी बढ़ेगा। सो अभी मेरा क्या होगा, पहले डेल्टा वन ये था, जैसे डेल्टा टू बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ेगा, तो आपको डेल्टा टू कहाँ पहुँचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पहुँचेगा, सो जैसे लोड और बढ़ेगा तो ये और आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ऐसे डेल्टा इस पॉइंट पे मतलब 180 डिग्री है, राइट, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, ये डेल्टा पॉइंट पे 180 डिग्री से, और इसका ऊपर जाएगा तो ये 180 का ऊपर है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ये पोल स्लिप हो ही गया इसके बाद 180 डिग्रीज का ऊपर, ठीक है, ये है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये देखेंगे अभी, इन केस हमारा लोड इंक्रीज में ये गलत हो गया, इसी केस में मेरा डबल सर्किट का ट्रांसमिशन लाइन है, डबल सर्किट का ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से जो पावर ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, जो पी पावर है वो आधा इस ट्रांसमिशन लाइन में जाएगा, आधा इस ट्रांसमिशन लाइन में जाएगा, राइट। अगर ये दोनों का इम्पिडेंस या रिएक्टेंस बराबर है तो सेम है तो,
राइट, आधा आधा जाएगा, राइट, आधा आधा जाएगा। उस केस में मेरा पावर ट्रांसफर इक्वेशन है पी है आपको ये रहेगा, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, ई वन ई टू बाई टोटल एक्स ये है आपको ये रहेगा। अगर उस केस में सडनली मेरा एक ट्रांसमिशन लाइन आपको बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया तो क्या होगा, या नहीं है तो सडनली आपको कोई आपको लोड डिस्टर्ब हो गया, लोड कट गया था, तब मेरा क्या होगा, बेसिकली मेरा आइडियल केस आप यही देख लीजिए, इसका ये एक ट्रांसमिशन लाइन अगर आउट हो गया मेरा, ठीक है, एक ट्रांसमिशन लाइन मेरा ट्रिप हो गया, सो मेरा क्या हो गया, आपको इस केस में आपको पहले रिएक्टेंस क्या था, जेड एल बाई टू, जो भी एक्सेल है वो आधा ही है, जैसे ही ये ट्रिप हो गया तो ये डबल हो गया ये इम्पिडेंस। सो पहले का इम्पिडेंस है जेड एस वन प्लस जेड एल बाई टू प्लस जेड एस टू था, उस केस में आपको ये करो था, राइट। अभी आपको एक लाइन ट्रिप हो गया तो अभी जेड एस वन प्लस जेड एल प्लस जेड एस टू, अभी इम्पिडेंस आपको बढ़ गया, लेकिन आपको ई वन ई टू वही है, राइट, ई वन ई टू वही है, ठीक है। सो उस केस में क्या हो रहा है, आपका इम्पिडेंस बढ़ गया है, लेकिन आपका जो लोड पावर है वो सेम ही है, क्योंकि आपका लोड तो चेंज नहीं हुआ, ओनली ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गया, राइट, लोड तो चेंज नहीं हुआ। अभी ये सिंगल ट्रांसमिशन लाइन ही पूरा पीई को लेकर जाएगा, क्योंकि इससे लोड चेंज नहीं हुआ, राइट। सो अभी क्या होगा, उसी पीई को मेंटेन करने के लिए ये क्या हो गया, अभी ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन है तो ये कर्व है, सिंगल ट्रांसमिशन लाइन है तो ये कर्व है। सो अभी मेरे का सेम लोड में यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा आपको डेल्टा टू, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन आपको इसी को मीट करने के लिए, लेकिन यहाँ जाके ये रुकेगा नहीं है, जैसे हम लोग स्विंग इक्वेशन और इक्वल एरिया क्राइटेरिया में बताया था, क्योंकि रोटर एंगल का जो इनर्शिया का वजह से ये यहाँ आकर नहीं रुकेगा और ऊपर तक जाएगा, या और ऊपर तक जाएगा, और ये कितना जाएगा, जितना आपका काइनेटिक एनर्जी है इसमें जो स्टोर हुआ, इतना बराबर एरिया यहाँ भी जाएगा, राइट। लेकिन इसका जो मैक्सिमम एंगल है हमारा 90 डिग्री से डेल्टा मैक्स, राइट, इसका अंदर ही पहले ही अगर रुक के अगर वापस जा रहे हैं तो आपका स्विंग कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, डेल्टा वन से लेकर डेल्टा मैक्स तक हो रहा है, ऐसे स्विंग होके फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है आपका डेल्टा टू, फाइनली बहुत देर का बाद आपको डेल्टा टू पे आके रुक जाएगा, डैम्प होके डैम्प होके डैम्प होके डेल्टा टू पे आएगा, राइट फ्रेंड्स। ये होगा आपको ये स्टेबल स्विंग में, ठीक है। जैसे आपको स्टेबल स्विंग है, इसमें क्या हो रहा है, आपका डेल्टा वन से लेकर डेल्टा मैक्स तक आपको इनिशियल फर्स्ट स्विंग हुआ, डेल्टा वन से डेल्टा मैक्स, इसके बाद नेक्स्ट स्विंग है, जैसे डेल्टा टू पे आके नहीं रुकेगा, नेक्स्ट स्विंग आप डेल्टा वन से थोड़ा सा और पीछे, जैसे फर्स्ट स्विंग डेल्टा वन से डेल्टा मैक्स है, नेक्स्ट स्विंग आप आके डेल्टा मैक्स इसका पहले आएगा, इसका बराबर यहाँ तक आएगा नेक्स्ट स्विंग, इसके बाद और पहले आएगा, इसके बाद इसके बराबर आएगा, इसके बाद ऐसे ऐसे आकर फाइनली स्टेबल होगा, राइट। यही आपको यहाँ भी दिख रहे हैं, डेल्टा वन से डेल्टा मैक्स, इसका नेक्स्ट स्विंग इससे कम में, ठीक है, इसकी बराबर यहाँ आएगा, इसका नेक्स्ट स्विंग और कम में, ऐसे 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 होकर डैम्प आउट होगा इसका, ठीक है फ्रेंड। ये आपको बोलते हैं स्टेबल स्विंग, फाइनली आकर ये डेल्टा टू पे आएगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जैसे पहले स्टेडी पावर जा रहे हैं डेल्टा वन पे, ऐसे आपको डेल्टा टू पे जाएगा, ये आपको छोटा सा ट्रांजिएंट पीरियड है, उसमें आपको स्टेबल हो रहा है, उसमें हम बोलते हैं स्टेबल स्विंग है। इसमें भी आपको डेल्टा चेंज होगा, इसकी वजह से जैसे डेल्टा चेंज हो रहा है तो इसका पावर भी चेंज हो रहा है, मतलब पावर स्विंग हो रहा है, लेकिन जो स्विंग है वो स्टेबल स्विंग है, क्योंकि आपको फाइनली आकर ये इस पॉइंट पे आके रुक गया, ठीक है फ्रेंड। क्यों, आपका जो डेल्टा का इंक्रीमेंटल चेंज है वो डिक्रीज होके डिक्रीज होके डिक्रीज होके फाइनली जीरो हो गया, एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, राइट फ्रेंड। ये आपको स्टेबल स्विंग में हो गया, ठीक है। और इसी स्टेबल स्विंग में आप इम्पिडेंस प्लेन में अगर देखेगा तो कैसे दिखेगा आपको, इम्पिडेंस प्लेन में आपको इनिशियली आपका डेल्टा वन पे था, ठीक है, इसका 90 डिग्रीज में आप ड्रॉ करेगा तो डेल्टा वन है, राइट। ये आके आपको मैक्सिमम डेल्टा यहाँ है, ठीक है। सो यहाँ तक आएगा, ये लाइन आपको ऐसे 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 आपको डेल्टा मूव करेगा, मैक्सिमम डेल्टा तक आएगा आपको, ठीक है, इम्पिडेंस ले यहाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्विंग में आपको यहाँ से आके धीरे 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 कम होगा, ठीक, इसी लाइन में फिर नेक्स्ट आपको ऐसे होगा, नेक्स्ट ऐसे होगा, ऐसा फाइनली आकर डेल्टा टू पे आपको स्टेबल होगा। जैसे डेल्टा वन में पहले आपको इम्पिडेंस ले फिक्स्ड पॉइंट ऐसे यहाँ देख रहे हैं इस रोड पे, तो डेल्टा टू पे आपको यहाँ देखेगा, ठीक है फ्रेंड। सो ये क्यों है, ऐसे आपको लोड कांस्टेंट जैसे मैं समझ लिया था, और ई वन बाई ई टू भी सेम है ऐसे समझ रहा हूँ, मतलब आप कोई भी केस में आपको ऐसे ही होगा, स्टेबल स्विंग में ऐसे ऐसे होके आपको फाइनली यहाँ तक आएगा, ठीक है। अगर ई वन बाई ई टू रेशियो आपको वन नहीं तो आपको ये स्ट्रेट लाइन में होगा, नहीं है तो आपको ऊपर का तरफ पे ऐसे स्विंग होके होगा, या नहीं तो नीचे का तरफ से ऐसे स्विंग होके होगा,
इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका रेशियो लेस देन 1 है तो, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो भी कोई भी केस में आपको फाइनली यही होता है, आपको डेल्टा का चेंज, जो डेल्टा का चेंज का वजह से आपको इम्पीडेंस जो रिले देखेगा पहले ये देखेगा, इसके बाद ये ऐसे देख के आपको यहाँ तक मैक्सिमम डेल्टा तक जा रहे हैं। ये मैक्सिमम डेल्टा क्या है, 90 डिग्री से, इसका एग्जैक्ट 90 डिग्री से आपको मैक्सिमम है इस केस में, ठीक है फ्रेंड। सो अभी आपको ये हो गया किस में, ट्रांसमिशन लाइन ट्रिपिंग का केस में। लेकिन अगर मेरा ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट हो गया, ये आपको ह्यूज चेंज हो गया, क्योंकि अभी मेरा पहले क्या हो रहा है, ये ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने की वजह से आपको पावर तो यहाँ से यहाँ एवैक्यूएट तो हो रहे हैं, यहाँ जितना पावर है वो आपको एवैक्यूएट हो रहे हैं। यहाँ आपको सिस्टम में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ज़्यादा एक्सेलरेशन पावर नहीं है यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा जो भी आपको माइनर चेंज है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पावर तो जा ही रहे हैं। पहले दो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जा रहा है, अभी सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जा रहे हैं, राइट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर इन केस आपका ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट है, तब मेरा पावर एवैक्यूएशन यहाँ से यहाँ जा नहीं रहे, आपका लोड एकदम शॉर्टन हो गया इनिशियली, आपका पूरा पावर है आपको फॉल्ट में जा रहा है। मतलब आपको आइडियली क्या है, इसका जो एक्सेलरेशन पावर है दैट इज इक्वल टू पी एम माइनस पी एफ, जो इनिशियली ये मिशन ऐसे चल रहा था, ठीक है। ऐसे में आपको ये आपका मैकेनिकल इनपुट था, उसमें आपको जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट दे रहे हैं आपको ये है, आपको इनिशियली आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट और मैकेनिकल इनपुट दोनों बराबर था, स्टेबल पोजीशन पे चल रहा था, राइट। पर इस केस में आपको अगर यहाँ इस ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट हुआ है तो आपको क्या होगा, इनिशियली आपको यहाँ से पावर जीरो हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल इनपुट सेम ही है पी एम ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट है आपको ऑलमोस्ट जीरो हो गया, जीरो हो गया। तब उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट जीरो है, मैकेनिकल इनपुट है, मतलब ये आपको पावर क्या होगा, ओनली मैकेनिकल इनपुट है तो वो एक्सेलरेट करेगा, इसमें एक्सेलरेशन टॉर्क क्रिएट करेगा, वो रोटर एंगल को एंगल बढ़ा देगा, एक्सेलरेट करेगा। तो इसी वजह से इस जीरो पॉइंट पे डेल्टा वन से लेकर डेल्टा टू तक जाएगा। ये डेल्टा टू क्या है, जहाँ आपको ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गया, इस फॉल्ट में जो भी इसका ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट में उसमें ये ट्रिप हो गए, एक बार आइसोलेट हो गया तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, ये पावर स्विंग का जो कर्व है आपको यहाँ से यहाँ तक आ गया, क्योंकि पहले दोनों ट्रांसमिशन लाइन था, अभी सिंगल ट्रांसमिशन लाइन है, सो यहाँ आ गया, राइट। तो अभी डेल्टा टू इसमें आएगा। इस केस में क्या हो गया आपका, जो ये आपको मैकेनिकल इनपुट कम है, इलेक्ट्रिकल इनपुट ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वो आपको ये एक्चुअली डिसलरेट करना चाहिए, लेकिन इसका रोटर का हाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका इनर्शिया की वजह से क्या होगा, ये और एडवांस होगा। ये एडवांस क्यों होगा, क्योंकि अभी पहले जो रोटर का एक्सेलरेटिंग एरिया कितना है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इसका एक्सेलरेटिंग एरिया है। पहले इस केस में क्या हुआ था, हमारा ओनली यहाँ से इस कर्व से लेकर इस कर्व में शिफ्ट हो गया, इसीलिए आपको एक्सेलरेटिंग पावर बहुत ही कम था, एक्सेलरेटिंग एरिया भी बहुत कम है, जो भी काइनेटिक एनर्जी इसमें गेन किया वो भी बहुत कम है। सो उतना एनर्जी ये डिसिपेट कर देगा, एकदम स्टेबल स्विंग क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का केस में क्या है, जो एक्सेलरेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी गेन किया वो फॉल्ट में जो भी गेन किया उतना है, क्योंकि आपको जीरो हो गया पावर, इसके बाद ये रिस्टोर हुआ यहाँ। सो इतना आपको एक्सेलरेटिंग पावर है, इसमें आपको इतना आपको काइनेटिक एनर्जी आपको, इसका एरिया देखेगा तो इतना काइनेटिक एनर्जी ये रोटर गेन किया, तो इसको तो ये डिसिपेट करना है, ठीक है। सो इतना तक डिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पता है ये लिमिट है। इसके बाद क्या करेगा, ये जनरेटर तो ऐसे ही आउट ऑफ स्लिप हो गया, क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट का बाद इसका बाद ऐसे ही आउट ऑफ स्लिप क्यों हो गया, यहाँ तक क्या है, मेरा डिसलरेटिंग एरिया है, क्योंकि मेरा मैकेनिकल इनपुट है कम में, इलेक्ट्रिकल इनपुट ज़्यादा है, ठीक है। मैकेनिकल इनपुट कम है, इलेक्ट्रिकल इनपुट ज़्यादा है, सो इसीलिए रोटर इवन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिकल टार्क है वो आपको कम करने के लिए ट्राई करेगा, इसको डैम्पन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट का ऊपर चला गया तो यहाँ क्या हो गया, मैकेनिकल इनपुट ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल इनपुट से, तो इसमें दोबारा एक्सेलरेशन टार्क मिल गया इसमें, तो इसमें और रोटर एडवांस होगा। तो ये रोटर अभी आपको रुकेगा नहीं है, ये आपको रोटर में रिटार्डिंग फोर्स है ही नहीं है, आपको ये रुकने का चांस है ही नहीं है, और आगे एडवांस होके 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 आपके आगे जाता ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। सो ये है, सो आपको हमेशा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसका काउंटर पार्ट में जो भी है इसका है, ये आपका लिमिटिंग
डेल्टा एंगल है, ठीक है। अगर ये लिमिटिंग डेल्टा एंगल इसका बाद अगर चला गया इसका एरिया, इसका मतलब ये इसका बाद अगर चला गया तो ये तो अनस्टेबल स्विंग है। इसके बाद इसको तो कोई आपको रिटार्डिंग टार्क है ये मिलेगा नहीं है, मतलब आपको डिसलरेटिंग टार्क है आपको मिलेगा नहीं है। इसके बाद आपको कंटिन्यूस एक्सेलरेशन टार्क है। ओनली मैकेनिकल इनपुट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट कम है। सो कंटिन्यूस एक्सेलरेटिंग टार्क है, सो रोटर एंगल ऐसे एडवांस होता ही जाएगा। दोनों बीच में जो रोटर एंगल है वो इसके बाद आपको एडवांस होते ही जाएगा 360। इसके बाद एक सर्किल का दूर है, दो सर्किल, दो रोटेशन का दूर, तीन रोटेशन, ऐसे बढ़ते ही जाएगा आपको, ठीक है। इसमें आपको स्विंग होगा नहीं में आगे आपको खींचते चला जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टेप कंडीशन बोलते हैं। इसी को हम लोग अनस्टेबल स्विंग भी बोलते हैं। इसमें कैसे हो रहा है आपका डेल्टा, जैसे ही डेल्टा वन से डेल्टा टू तक एडवांस कर रहे हैं, जैसे ही डेल्टा लिमिट क्रॉस कर दिया है, ठीक है, जैसे ही डेल्टा लिमिट है ये इस पॉइंट का दूसरे एंड में इसी में है, इसका ऊपर जैसे ही क्रॉस करे इसका आगे भी अगर डेल्टा चला गया, इसका मतलब ये आपको कभी भी इसका इलेक्ट्रिकल इनपुट है मैकेनिकल इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सो और एक्सेलरेटिंग टार्क का वजह से ये एंगल और बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल स्विंग, या नहीं है तो आउट ऑफ स्टेप कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को ही मैं अगर आप इम्पीडेंस प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करूँगा तो ये कैसे होगा आपको, इनिशियली मेरा डेल्टा वन है, राइट। ये डेल्टा वन धीरे धीरे बढ़ते 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 आपको डेल्टा लिमिट जैसे ही चला गया, डेल्टा लिमिट अगर ये 120 डिग्री से जो भी है 120 डिग्री यहाँ 90 डिग्री से बीच में अगर 120 डिग्री जैसे ही चला गया, इसके बाद ये क्या हो गया और एक्सेलरेट हो गया है 180 तक चला जाएगा। 180 में क्या है एग्जैक्ट आउट ऑफ फेज में है। इसमें ये आपको मैं जैसे पहले बताया था ये जीरो सेंटर वोल्टेज है, ठीक है। जीरो सेंटर वोल्टेज है, इससे आपको एग्जैक्ट ऑपोजिट वोल्टेज मिलेगा ये दोनों, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वोल्टेज जीरो वोल्टेज होगा इसमें, क्योंकि इस वोल्टेज और इस वोल्टेज एग्जैक्ट ऑपोजिट डिग्री में, ये जीरो फेजर में, ये 180 डिग्री फेजर में, ऑपोजिट में एग्जैक्ट, ठीक है, इस केस में, ठीक है। सो ऐसे आपको दिखेगा। सो ये आपको अनस्टेबल स्विंग में आपको ऐसे मूव करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये आपका लोड डायनेमिक्स है। लेकिन ये लोड डायनेमिक्स में जो भी पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका जो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो डिपेंड करते हैं आपको लाइन का ऊपर, वो लाइन का ऊपर और लाइन का रिएक्टेंस का ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि जैसे हम बताया था ये कितना कम है तो उतना ज़्यादा पावर एवैक्यूएट कर सकते हैं। और इसका बाद आपको लाइन का कंडक्टर का कैपेसिटी का ऊपर, इसका थर्मल कैपेसिटी है, इसका ऊपर डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड करते हैं आपका कौन सी कंडक्टर टाइप है, ठीक है। और इसका एम्बियंट टेम्परेचर क्या है, इसका सैग क्या है लाइन का, ये सबका ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है वो हमेशा इंश्योर करना है आपको स्टेडी स्टेट और ट्रांसिएंट का जो स्टेबिलिटी लिमिट है इससे नीचे ही होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसका जो भी वोल्टेज चेंज हो रहा है वो भी आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी लिमिट का अंदर ही होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब आपको इंश्योर करना है लोड डायनेमिक्स में, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड।